नमस्कार। आज मेरे साथ मेरे बगल में बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं। राजनीति में तो इनका नाम है, राजनीति में इनका सिक्का चलता है, इनको कौन नहीं जानता। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। सर त्रिवेंद्र सिंह रावत सर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सवाल तो मेरे पास वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ एक सवाल जो पूछने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, उनमें एक अहम सवाल ये है कि फिलहाल उत्तराखंड में जिस तरीके की स्थिति नजर आ रही है, राजनीतिक परिदृश्य को छोड़कर अगर हम बात करें, फिलहाल जिस तरीके से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, उस पर खुद सर क्या सोचते हैं? सर पहले तो इन लैंडस्लाइड्स पे और जिस तरीके से विकास की बयार तो बह रही है उत्तराखंड में, ये सब हम देख रहे हैं, लेकिन इस बीच एक जिक्र ये भी होने लग गया है कि इस विकास के बीच में कहीं ना कहीं प्रकृति को हम चुनौती दे रहे हैं। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? देखिए, प्रकृति को तो चुनौती नहीं दी जा सकती है और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकृति को हमारे यहाँ माता का स्वरूप दिया गया है। और भारत ऐसा देश है जहाँ पर हम प्रकृति के भी पूजक हैं। हम पत्थर को पूजते हैं, हम पेड़ों को पूजते हैं, हम तमाम तरह के जीव जंतुओं को पूजते हैं, चर अचर को पूजते हैं, जिनसे ये सृष्टि बनती है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रकृति को चैलेंज करने की नादानी तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सच है कि तमाम तरह की आपदाएं हैं और कुछ लोग वर्तमान को देख रहे हैं, कुछ लोग 10-5 साल को देखते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपदाओं का, लैंडस्लाइड का एक बहुत बड़ा इतिहास है। और जहाँ तक हिमालय की बात है, हिमालय अभी भी ग्रोइंग कंडीशन में है और दुनिया के जो भूगोलवेता हैं, भूगर्भवेता हैं, हिमालय दुनिया के सबसे नए पहाड़ों में से है। नए पहाड़ों में से जो अभी अगर देखा जाए तो ज्योग्राफिकली हम कहें तो अभी सिसु पहाड़ है, अभी ये बढ़ रहा है और इसलिए ये बहुत ज्यादा अभी एक तरह से कहें कि कमजोर है, फ्रजाइल है। तमाम जो यहाँ से आर्द्र हवाएं चलती हैं, उसके कारण यहाँ के जो पहाड़ हैं वो मजबूत नहीं हो पाए हैं। आप देखिए, आप अरावली को देखिए, आप बहुत हार्ड रॉक है। आप साउथ में पूरा दक्षिण के पठार देखिए, वो बहुत मजबूत पहाड़ हैं, क्योंकि उनकी कई लाख लाख साल की उनकी उम्र है। और इसके कारण हिमालय को बहुत संवेदनशीलता से, जैसे बच्चे को हम लोग देखते हैं, उस ढंग से ट्रीट करने की जरूरत है। दैवीय आपदा है, इसमें किसी का रोल नहीं है, लेकिन हाँ, आपदा से बचाव, उसके लिए मैं समझता हूं कि सरकारी स्तर पर तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। देश में पहला जो दैवीय आपदा का मंत्रालय बना, वो उत्तराखंड ने बनाया, राज्य बनने के बाद बनाया। और आज हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, वो देश में नंबर 1 पर है। बहुत अच्छी फोर्स हमारे पास है, बहुत अच्छे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बहुत अच्छा उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक जो और बड़ी चीज है, जिसके लिए सतत मैंने भी प्रयास किया, उससे पहले की सरकारों ने भी प्रयास किया, मैं नहीं कहूंगा किसी ने प्रयास नहीं किया, आज भी प्रयास हो रहा है कि पब्लिक अवेयरनेस, जनता जागरूक हो, जनता इस चीज को समझे, कुछ अवेयरनेस, कुछ एजुकेट करने की जरूरत है कि ताकि लोग जो मामूली जो चीजें होती हैं, क्योंकि कोई भी आपदा आती है तो पहले संकेत देती है, वो उन संकेतों को समझने की जरूरत है। तो अगर हम उस दृष्टि से विचार करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम कुछ हद तक इन आपदाओं से होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत खूब बात कही सर आपने कि कुछ संकेतों को हमको समझने की जरूरत है। लेकिन अब जरा इससे हम आपकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं। इन दिनों सर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हमेशा रहते हैं राजनीति में, इन दिनों भी आप एक्टिव हैं। फिलहाल कुछ आगे का सोचा है कि क्या कुछ करना है जनता के लिए? क्योंकि उत्तराखंड को लेकर आप हमेशा से सीरियस रहे हैं, यहाँ के लोगों को भी लेकर हमेशा से सीरियस रहे, ग्राउंड पर तो आपकी सबसे ज्यादा नजर रहती है। तो कुछ प्लान किया है सर आपने? देखिए, अभी मुझे यहाँ की जनता ने सांसद बनाया है,
पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना था और जन आशीर्वाद से मैं यहाँ का सांसद बना हूँ। तो मेरी कोशिश होगी कि उत्तराखंड के जो अनुभव मैंने मुख्यमंत्रित्व काल में लिए हैं, मंत्री के समय लिए हैं, पिछले लगभग 22-24 सालों से मैं जनता के बीच में हूँ, विधायक के नाते, मंत्री सांसद के नाते, मुख्यमंत्री के नाते। तो उन अनुभवों के आधार पर मैं कोशिश करूंगा कि भारत सरकार में जो मुझे पर्वतीय राज्यों की दृष्टि जो चीजें लगती हैं उनके बारे में मैं आवाज उठाऊंगा और जनता की जो भावनाएं हैं, आम आदमी क्या सोच रहा है, उन बातों को मैं केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल सर, आप निजी जीवन में कितने ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक हैं? अब देखिए, धार्मिक का मतलब कई बार लोग कर्म कांड से मानते हैं, तो उस दृष्टि से मैं कम कर्मकांडी हूँ। अच्छा। हाँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर्मकांडी नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कर्मकांडी मैं नहीं हूँ सामान्यतः। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है ईमानदारी। सबसे बड़ा धर्म है हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारा समाज के बारे में सोच क्या है, अपनी माता पिता को लेकर सोच क्या है, अपने परिवार में बहनें हैं, बेटियां हैं, समाज में बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको लेकर हमारी सोच क्या है और उसका हम आचरण कितना करते हैं। मेन चीज है, ज्ञान तो बहुत मिल जाता है, लेकिन हम अपने सामान्य जीवन में उसका आचरण कितना कर पाते हैं, मैं इस ओर मेरा ज्यादा फोकस रहता है। आप ये कह सकते हैं कि मैं कर्म में विश्वास ज्यादा करता हूँ। आपने देखा होगा मैं मीडिया में भी बहुत ज्यादा बहुत नहीं आते, मेरे को न जाने ये शौक अभी तक नहीं चढ़ पाया है। मतलब ये क्यों होता है सर? नहीं, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण का जो कर्म योग का सिद्धांत है उस पर विश्वास करता हूँ। काम करिए आप, पब्लिक आपको अपने आप देखेगी और पब्लिक आपके बारे में स्वयं सोचेगी, क्योंकि आखिर जनप्रतिनिधियों का निर्णय तो जनता करती है। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया से ज्यादा या बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहने से ज्यादा हम जनता के बीच में जितना ज्यादा जाएं तो जनता हमको समझती है और जनता उसमें ये भी देखती है कि कोई क्या बोल रहा है और सच क्या है। तो सारी चीजें जनता देखती है और इस पर मेरा अटूट विश्वास है। सर, लाइफ में कोई ऐसी चीज जो आप करते करते रह गए, जिसकी एक ख्वाहिश आपके मन में है कि शायद अगर मैंने ये कर लिया होता। अच्छा, अगर आप उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं होते तो क्या सोचा था आपने अपने लिए, मतलब करियर के तौर? देखिए, मैं बेसिकली सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं अपने स्कूल लाइफ में जुड़ गया था। जब मैं 11वीं में पढ़ता था तो तब मैं संघ से जुड़ गया था और संघ में तो ये सिखाया ही नहीं जाता। संघ में तो ये सिखाया जाता कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। अच्छा। सिंहासन पर जड़ना ये जीवन का ध्येय नहीं है। और ये भी हमने सीखा है कि जो हमारे संघ के संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, वो एक बात उनके जीवन की मिलती है। वो कहते हैं, व्रत पत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत समूहात। व्रत पत्र यानी मराठी में अखबार को बोलते हैं, अखबार को बोलते हैं। तो उस समय अखबार ही था, उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं है। तो कहते थे कि व्रत पत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत समूहार, छोड़ चलो यह क्षुद्र भावना हिंदू राष्ट्र के तारणहार। ये क्षुद्र भावना को छोड़ दो कि हमको कहीं हमारा नाम होगा, हम अखबारों में छपेंगे। इस भावना से नहीं, आप तो राष्ट्र के उद्धार के लिए आप संघ के स्वयंसेवक बने हैं। तो हम तो उस मूल से निकले हुए लोग हैं। बीजेपी में तो वास्तव में अगर देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, तो मैं 2002 में बीजेपी में आया। टेक्निकली क्योंकि मैं मेंबर तब बना बीजेपी का, और वैसे विचारधारा से हम 78-79 से जुड़े हुए हैं, काम भी किया। लेकिन टेक्निकली मैं 2002 में जब विधायक बन गया तो मैं तब एक तरह से पार्टी का रिकॉर्डेड कार्यकर्ता बना। उससे मैंने 10 साल में बीजेपी को होल टाइम दे चुका हूँ, लेकिन मेंबर नहीं था बीजेपी का। कि भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो हमको समाज का काम करना है, हमको स्टेट के लिए काम करना है, हमको पूरे देश के लिए काम करना है। और संघ में हमको यही चीजें हमने सीखी। और जब भी आपने महसूस करेंगे, अगर आप उत्तराखंड की तमाम जो आपदाएं हैं, उन आपदाओं में मैं हमेशा फ्रंट में रहा हूँ। यही नहीं, मतलब देश के अन्य भागों में भी, गुजरात की आपदा आई तो मैं वहां पर भी मैंने मौका दिया है।
हमने लातूर का भूकंप आया तो वहां पर भी हमने यहाँ से सहयोग भेजा, सक्रियता भूमिका निभाई। उत्तरकाशी का भूकंप आया तो 6 महीना में वहीं रहा, और पूरी टीम का, मैं अकेले नहीं, मेरे जैसे अनेक जो हमारे संघ के कार्यकर्ता थे, वहां पर सैकड़ों लोग घर बनाकर दिए गए, स्कूल बनाकर दिए गए। वहां पर जो महिलाएं बेरोजगार हो गई थी, जिनके घर में कमाने वाला नहीं रहा, तो उनके लिए नीटिंग का प्रोग्राम, कंबल बनाने का प्रोग्राम, ये तमाम वहां पर, हॉस्टल बच्चों के लिए तमाम वहां पर बनाए गए। एक संस्था उसके लिए फॉर्म की गई। तो बेसिकली हम सामाजिक कार्यकर्ता मैं मानता हूँ। और मैं, देखिए, आपने अगर मेरे को टटोला होगा तो मेरे कुछ विशेष रुचि के कार्यक्रम है, जैसे पेड़ लगाना। सही कह रहे हैं। पेड़ बहुतायत में लगाता हूँ, और इंटीरियर में जाके लगाता हूँ, कहीं यहाँ मीडिया पहुंचेगा वहां नहीं। अभी आप इस बार देखिए, हमने यहाँ से 175 किलोमीटर दूर गया मैं व्यापक वृक्षारोपण के लिए, और ये पहाड़ मैंने 1997 में मैं सोचता था कि ये पहाड़ नंगा पहाड़ है, कभी हरा भरा होगा क्या ये। अब एक फाउंडेशन को मैंने पकड़ा, उनको बातचीत किया, आप यकीन करेंगे वहां पर लगभग 1.5 लाख पौधा लग चुका है, और पूरा तार बाड़ लगता है। और ये टेक्नोलॉजी भारत में कहीं नहीं होगी कि वहां पर वहां की भूमि की जो आर्द्रता है उसके लिए सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, और वो पेड़ जहां पर अगर पानी की जरूरत है ना, तो सिग्नल देने लग जाएगा कि मुझे पानी की जरूरत है। वो साउंड, वहां जाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, वहां की तस्वीर। आप चलिए, पैदल 1.5-2 किलोमीटर है, बाकी सड़क मार्ग है, आप चलिए, आपको बहुत आनंद आएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 5-7 सालों में वो पहाड़ हरा भरा नजर आएगा। आपके पिताजी कैसे थे सर? मतलब कैसे, काफी स्ट्रिक्ट रहे, काफी नरम स्वभाव के रहे, मार मार खाई कभी आपने अपने पिताजी? हमारे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, अपने प्रति भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमारे प्रति भी थे, क्योंकि वो एक पूर्व सैनिक थे, और द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने भाग लिया था। तो पिताजी सख्त थे, परिवार बड़ा था, हम 8 भाई बहन, एक बहन की हमारी डेथ हो गई थी, तो 8 भाई हम थे फिर भी। और एक पूर्व सैनिक ने गांव में रह के, छोटा सा गांव जहां आज भी 7-8 परिवार हैं, वहां पर हम सब भाइयों को पढ़ाया, उनकी शिक्षा दीक्षा की चिंता की, जब तक पढ़ना चाहा तब तक पढ़ाया। भाई किसको, एक भाई ने मेडिकल दरभंगा बिहार से किया, एक भाई ने अलीगढ़ से ITI किया, एक भाई ने रुड़की से पॉलिटेक्निक किया, सबको पढ़ाया। समृद्ध परिवार था आपका? परिवार तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन पिताजी हमारे बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती थे। बहुत कम, हमको जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था तो हमको 150 रुपए महीना पिताजी देते थे, उसमें हॉस्टल में रहना भी है, खाना भी है, आने जाने का किराया भी है, कभी कभी पिक्चर भी देख लिया करते थे, कभी माँ दे देती थी चुपके से, वो पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए, चुपके से पीछे से 10-20-25 रुपए दे देती थी। तो समृद्ध तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, लेकिन ये था कि घर में अपनी जो जितनी जरूरत है उतनी व्यवस्था थी। बाद में भाई लोग सर्विस में लग गए, तो भाई लोग, हमारे यहाँ परिवार कोऑपरेट करता था कि भाई छोटा भाई पढ़ रहा है तो मेरे को, उसको पिताजी ने मुझे पढ़ाया, मैं सबसे छोटा हूँ। तो इस ढंग से जो पारिवारिक जो जीवन है, हम ये नहीं कह सकते कि संपन्न थे, लेकिन गांव के हिसाब से हम ठीक थे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। और पिताजी का ये रहता था कि भाई अपना काम अपने आप करना चाहिए। अब जैसे आज भी मैं सामान्यतः अपने कपड़े स्वयं धो लेता हूँ, आज भी अपने आप धो लेता हूँ, और अंडरगारमेंट्स तो मैंने कभी किसी धुलवाए ही नहीं। अच्छा, खुद से धो लेते हैं? खुद से धो लेते हैं, आज भी धो लेते हैं। और वो पिताजी का दिया हुआ संस्कार है कि अपना काम अपने आप करो। पिताजी खाना वाना भी बना लेते? खाना भी अपना रोटी सब्जी बना लेते हैं, दाल चावल खिचड़ी बना लेते। खिचड़ी ज्यादा पसंद है वैसे मुझे, अभी भी मुझे मौका मिलता है और मुझे पूछेगा कोई क्या करना तो मैं कहता हूँ खिचड़ी बना दो। तो मुझे खिचड़ी बहुत, खाने में खिचड़ी बहुत पसंद है। तो मैं सामान्यतः जो मेरी जरूरत है जितना खाने के लिए वो अच्छा लगता है मुझे। थोड़ा फल खाना पसंद करता हूँ, और थोड़ा जल्दी उठता हूँ, थोड़ा मौका मिल जाए तो योगा व्यायाम जरूर करता हूँ। वो लगभग मैं नियमित कर ही लेता हूँ, थोड़ा बहुत, कभी कभी छूट जाए तो बात अलग है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो जीवन से जुड़ी हुई हैं। लेकिन गांव हमारा बहुत सामान्य। माताजी हमारी पढ़ी लिखी नहीं थी, पिताजी फौज से रिटायर हुए, फिर गांव के पोस्ट मास्टर, गांव में छोटी सी दुकान से ही उन्होंने हम सबका लालन पालन किया। और भरपूर, मतलब जो कहना चाहिए उन्होंने अपनी तरफ से वो क्या। लेकिन पिताजी का एक सिद्धांत, पिताजी हाथ नहीं उठाते थे बच्चों के ऊपर। अच्छा, कभी ना, वो कहते थे कि डांट दो, हाथ नहीं उठाना। और बगैर माना माता जी? माता जी भी नहीं, माता जी तो बहुत कोमल थी हृदय से, तो कभी नहीं।
और पिताजी कहते थे नहीं, हाथ नहीं उठाना, 15-16 साल से ऊपर बच्चा हो जाए तो उस पर हाथ नहीं उठाना कभी भी। तो सामान्यतः उनका एक सिद्धांत था उनके जीवन। आपने बताया कि आप जब आपको पैसे मिलते थे 150 रुपए तो आप फिल्म भी देखने चले जाते थे। उस समय कोई लड़की पसंद आई, कभी कोई प्रेम कहानी आपकी रही? हम लोग इन चीजों से सदैव वंचित रहे, दूर रहे, और किसी को बहन बोला तो बहन का ही उसके साथ व्यवहार किया। कभी भी जीवन में भगवान की दया से इतना लंबा सामाजिक जीवन रहा, कभी भी इस तरह की बात कभी भी कोई जीवन में उठा नहीं सकता, कभी भी। जैसे नशा करते हैं आजकल लोग, हमारे साथ के भी कई लोग बोलते थे कि भाई यार तुम तो सामाजिक बिल्कुल भी नहीं हो, इस तरह की बातें करते थे। जो हमारे साथी जो हमारे साथ पढ़ते थे, कभी बैठ जाते तो क्या यार कर ले बाद में भी, लेकिन हमको कभी इस चीज़ से कोई डिगा नहीं पाया, हम डिगे नहीं, ये कह सकता हूँ। परिवार के संस्कार कहिए या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार कहिए, तो उसके कारण हम कभी इन चीज़ों पर हमको कोई नहीं कह सकता कभी कि भाई हमारे साथ बैठकर पी या हमारे साथ ऐसा आचार व्यवहार किया, कोई नहीं कह सकता। बड़ी दिलचस्प बात सर आपके साथ रही, और आपने जीवन के वो पन्ने खोले हैं और आपने कुछ ऐसा भी बताया है लोगों को, एक संदेश की आपको अगर जीवन में बड़ा बनना है तो किस तरीके का त्याग आपको देना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिन आपके ही नेतृत्व में उत्तराखंड में बहुत बेहतरीन हो।